हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन 162 के बारे में, जो है स्टेटमेंट्स टू पुलिस नॉट टू बी साइंड एंड यूज ऑफ स्टेटमेंट्स इन एविडेंस। सेक्शन 162 अगर आप बेरेक से पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर आज के लेक्चर में हम इसका थ्रेडबेयर एनालिसिस करेंगे। एग्जांपल्स के साथ हम सेक्शन 162 को समझने की कोशिश करेंगे। सेक्शन 162 बीएनएसएस में जो है वो सेक्शन 181 हो गया है। बीएनएसएस हालांकि अभी एनफोर्स नहीं हुई है, आने वाले समय में ये एनफोर्स हो जाएगी। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या बीएनएसएस कोई भी चेंज इंट्रोड्यूस करता है सेक्शन 162 की एग्जिस्टिंग स्कीम में। हालांकि सेक्शन 181 जो बीएनएसएस में है, जो करस्पॉन्डिंग है 162 के, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। 181 बीएनएसएस और 162 सीआरपीसी सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट में एकदम एक जैसे ही हैं। हालांकि यहां पर इसकी हेडिंग जो है वो थोड़ी सी छोटी कर दी है। यहां पर हेडिंग को बस इतना सा रखा गया है, स्टेटमेंट्स टू पुलिस एंड यूज देयर ऑफ। 162 पे हम बात करेंगे इन हेडिंग्स के अंदर। पहले मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू 162 की एक बार स्कीम समझा दूंगा, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दे दूंगा, और उसके बाद में हम फटाफट एक बार बेरेक की रीडिंग करके और कुछ केस लॉस के साथ हम डिस्कशन को खत्म करेंगे। तो देखिए, सेक्शन 162 जो है वो एक प्रोहिबिटरी प्रिंसिपल है। वो दो तरीके की प्रोहिबिशन लगाता है उन स्टेटमेंट्स पे जो पुलिस ऑफिसर को दिए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान। सो 162 किधर अप्लाई होगा? स्टेटमेंट्स गिवन टू पुलिस ऑफिसर एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो पहले तो हम इन तीनों चीजों का मतलब समझ लेते हैं। स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और अंडर दिस चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, जब भी किसी केस की इन्वेस्टिगेशन जब होती है, इन्वेस्टिगेशन कब स्टार्ट होती है? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है एफआईआर लॉन्च होने से, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन कब तक चलती है? जब तक पुलिस रिपोर्ट सेक्शन 173 में सबमिट नहीं हो जाती। तो ये हमारा पूरा कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनता है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद एसएचओ, जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है, वहां से लेके पुलिस रिपोर्ट सबमिट होने तक ये हमारा कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर के पास सेक्शन 160 में ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को पुलिस स्टेशन में बुलाकर उसके विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, या फिर वो खुद भी घटना स्थल पर जाके विटनेसेस के स्टेटमेंट ले सकता है, या फिर घटना स्थल के अलावा कहीं भी अगर उसको लगता है कि विटनेसेस अवेलेबल हैं तो वहां पर भी जाके उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड कर सकता है। ये जो रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है ये आता है सेक्शन 161 में। अब सेक्शन कहता है स्टेटमेंट्स टू पुलिस ऑफिसर। ये स्टेटमेंट कौन देगा? ये स्टेटमेंट देगा विटनेस। यहां पर विटनेस कोई भी व्यक्ति हो सकता है। विटनेस कौन होता है? विटनेस इज एनी पर्सन हु इज एक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अब फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस कौन जानता है केस के? एक्यूज्ड भी जानता है, किसी ने घटना को अगर होते हुए देखा है वो भी जानता है, और विक्टिम खुद भी एक विटनेस होता है। तो विटनेस को हम थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखेंगे। विटनेस इंक्लूड्स एक्यूज्ड हिमसेल्फ, विटनेस आल्सो इंक्लूड्स द विटनेस, the one who has witnessed the commission of the crime, or one who is aware of facts related to the commission of the crime, और victim खुद भी एक witness है। तो इन तीनों के लिए, इन तीनों पर ये सेक्शन अप्लाई होगा। अब यहां पर बात है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जब एफआईआर हो गई, एफआईआर होने के बाद पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, और इन्वेस्टिगेशन सबमिशन ऑफ चार्जशीट पुलिस रिपोर्ट पर जाके खत्म होगी। तो इस दौरान, मतलब एफआईआर लॉन्च होने के और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद से लेके पुलिस रिपोर्ट के फाइल होने तक, अगर कोई भी स्टेटमेंट विटनेस ने दिया है तो उस विटनेस के स्टेटमेंट पे सेक्शन 162 अप्लाई होगा। जैसा कि मैंने बताया कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर है सेक्शन 161 सीआरपीसी में, एविडेंशियरी वैल्यू उसकी आ रही है सेक्शन 162 सीआरपीसी से। अब देखिए, जो पंचनामा होता है, अगर किसी केस में स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर ने स्टार्ट कर दी है और पुलिस ऑफिसर ने किसी भी जगह पर जाके कुछ आइटम्स को सीज किया और उसका सीजर मेमो बनाया और उस पर पंचनामा, पंचेस के सिग्नेचर लिए, विटनेसेस के सिग्नेचर लिए, तो क्या ये पंचों के सिग्नेचर जो पुलिस ऑफिसर ने पंचनामा पे लिए हैं, क्या ये 162 के फोल्ड में आएंगे? इसका आंसर है हाँ। केवल दो चीज देखनी है, क्या स्टेटमेंट विटनेस ने दिया है पुलिस ऑफिसर को? अगर उसका जवाब है हाँ। दूसरी बात, स्टेटमेंट क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? अगर इन दोनों बातों का जवाब हाँ है तो 162 की प्रोहिबिशन जो है वो अप्लाई होती है। उसी तरीके से आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग जो होती है सेक्शन 174 में, इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग होती है, कोई भी अगर क्राइम होता है, कोई अननेचुरल डेथ होती है, तो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली जाके सीन ऑफ क्राइम को
इन्वेस्टिगेट करता है, वहां पर भी इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग में जरूरत होती है कि कुछ विटनेसेस के सिग्नेचर जो हैं वो पुलिस ऑफिसर ले उस इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे। तो जो विटनेस, जिस विटनेस ने इंक्वेस्ट रिपोर्ट पे अपने सिग्नेचर दिए हैं, क्या वो भी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा? क्या उस पर भी सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन लागू होगा? उसका भी आंसर है हाँ। दो ही बातें देखनी है, वेदर द स्टेटमेंट इज गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर, इफ इट इज गिवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो उसका एविडेंशियरी वैल्यू सेक्शन 162 से ही आएगा। या फिर कोई भी रेगुलर विटनेस है, उसका 161 में पुलिस ऑफिसर ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है तो उसकी भी एविडेंशियरी वैल्यू 161 से आएगी। या फिर आप देखिए कई बार पुलिस ऑफिसर नक्शा नजरी करती है, साइट प्लान बनाती है घटना स्थल पर जाके, तो पुलिस ऑफिसर ने पूरा एक साइट प्लान ड्रॉ किया, उस साइट प्लान पे विटनेस के उसने सिग्नेचर लिए, तो वो भी स्टेटमेंट 162 के प्रोहिबिशन से हिट होंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केमिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट, उस पे 162 का प्रोहिबिशन नहीं लगता क्योंकि उसके लिए स्पेशल प्रोविजन है सेक्शन 293 सीआरपीसी में। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट एग्जामिनर, केमिकल एक्सपर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी एविडेंशियरी वैल्यू सेक्शन 293 सीआरपीसी से आती है। अब देखिए अगर कोई भी, हाँ एक और बात कि अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, एफआईआर भी स्टेटमेंट है, एफआईआर किसका स्टेटमेंट है? विक्टिम का भी स्टेटमेंट एफआईआर हो सकता है। एफआईआर जो है वो विटनेस भी दर्ज करा सकता है, कभी कभी एक्यूज खुद क्राइम करके थाने पहुंच जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, तो एक्यूज खुद भी एफआईआर लॉन्च करा सकता है। तो एफआईआर अगर हुई और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो क्या एफआईआर भी स्टेटमेंट माना जाएगा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि पहले लॉन्च हुई है एफआईआर, इस एफआईआर लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, तो एफआईआर विल नॉट बी अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इसमें एक दूसरी सिचुएशन भी है। दूसरी सिचुएशन ये है कि पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट कर दिया और एफआईआर उसने बाद में रिकॉर्ड करी। ऐसा हो सकता है कि पुलिस जैसे गश्त पर है और पुलिस ऑफिसर के पास उनके वायरलेस पे मैसेज ट्रांसमिट हुआ कि इस घटना स्थल पे, इस जगह पे, इस बैंक में एक रॉबरी हो रही है। पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली सीन ऑफ क्राइम पे, सीन ऑफ अकरेंस पे जा सकता है। ये उसके पास सेक्शन 157 सब क्लॉज 1 में पावर है। अगर आप ध्यान करें सेक्शन 157 सीआरपीसी का, 157 सीआरपीसी कहता है इफ अपॉन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और अदरवाइज पुलिस ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस is being committed, he shall immediately send the occurrence report to the magistrate and proceed to spot to investigate the case। अगर वायरलेस पे इंफॉर्मेशन आई है कि कहीं पे डकैती पड़ रही है तो पुलिस, या फिर कहीं रॉबरी हो रही है, तो पुलिस ऑफिसर पहले एफआईआर थोड़ा ना लिखेगा। पुलिस ऑफिसर पहले सीन ऑफ क्राइम पे जाएगा, वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, वहां पे अगर कोई विटनेस मिल गया तो उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे एफआईआर लॉन्च कर देगा। तो यहां देखिए ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट हो जाए और एफआईआर बाद में लॉन्च हो। तो ऐसी स्थिति में एफआईआर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड हुई है और उस पे सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन अप्लाई होगा। तो एफआईआर में दो स्थितियां हैं, एफआईआर पहले हुई है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है तो 162 का प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा। एफआईआर पहले, इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट हुई है और उसके बाद अगर एफआईआर लॉन्च की गई है तो उस पर 162 का प्रोहिबिशन जो है वो अप्लाई होगा। फिर आप देखिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में अगर कोई भी विक्टिम किसी भी एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई करता है तो वो स्टेटमेंट देके ही तो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ यही व्यक्ति था, और वो स्टेटमेंट अगर उसने पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में दिया है तो वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड में जो आइडेंटिफिकेशन एक्यूज ने किया है वो भी स्टेटमेंट माना जाएगा रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन और उस पर सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन अप्लाई होगा। अब बात यह है कि सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन क्या है। सेक्शन 162 में दो प्रोहिबिशन है। अच्छा हाँ, उससे पहले एक बात और, ये कहता है, तो ये बात तो क्लियर हो गई, स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको समझ आ गया होगा। अब आता है अंडर चैप्टर 12, कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12। सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन किधर होती है? सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन के लिए चैप्टर है, वो है चैप्टर 12। तो क्या इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 12 के अलावा भी कहीं होती है? तो उसका आंसर है हाँ। जैसे कि अगर आप याद करें कि सेक्शन 202 सीआरपीसी 202 पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस, वहां पर भी मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को दे सकता है। मैं सेक्शन 202 की बात कर रहा हूं। 202 में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कौन से चैप्टर में आती है? वो चैप्टर 15 में आती है। तो क्या उस
इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई स्टेटमेंट पुलिस ऑफिसर को दिया है उस पर 162 का प्रोहिबिशन अप्लाई होगा? नहीं, क्योंकि 202 की इन्वेस्टिगेशन चैप्टर 15 की इन्वेस्टिगेशन है, और यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है इट शुड हैपन ड्यूरिंग द, यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चैप्टर 12 के अंदर बात हो रही है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 14 में सेक्शन 196 सब क्लॉज 3 में भी एक इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, बट 196 सब क्लॉज 3 का इन्वेस्टिगेशन कौन से चैप्टर में आता है? वो आता है चैप्टर 14 में। तो उस स्टेटमेंट पर भी 162 का प्रोहिबिशन अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन केवल उन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा जो पुलिस ऑफिसर को दिए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12। अब बात करते हैं कि सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेक्शन 162 इज अ प्रोहिबिटरी प्रिंसिपल, तो उसमें प्रोहिबिशन क्या है? तो 162 में दो प्रोहिबिशन हैं। पहला प्रोहिबिशन है कि अगर किसी भी विटनेस ने स्टेटमेंट दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, तो उस स्टेटमेंट के ऊपर विटनेस के सिग्नेचर नहीं हो सकते, चाहे ये विटनेस एक्यूज्ड हो या ये विटनेस विक्टिम हो या फिर ये विटनेस ही हो जिसने घटना को होते हुए देखा है, या फिर वो घटना के बारे में कुछ साक्ष्य जानता है। तो उस स्टेटमेंट पे विटनेस के सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे। विटनेस के सिग्नेचर क्यों नहीं लिए जाएंगे? विटनेस के सिग्नेचर इसलिए नहीं लिए जाएंगे क्योंकि अगर विटनेस का सिग्नेचर अलाउ कर दिया, अगर पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया है और ये पुलिस ऑफिसर को पावर दे दी कि उस स्टेटमेंट पे वो विटनेस के सिग्नेचर ले सकता है, तो पुलिस ऑफिसर मार मार के स्टेटमेंट झूठे सच्चे निकलवाएंगे और उस पर विटनेसेस के साइन ले लेंगे, या फिर खुद ही बैठ के स्टेटमेंट झूठे स्टेटमेंट फैब्रिकेट करेंगे, झूठे स्टेटमेंट लिखेंगे और टॉर्चर कर करके एक्यूज्ड का या फिर विटनेस का उस पर सिग्नेचर ले लेंगे। और जब सिग्नेचर ले लिया जाएगा स्टेटमेंट के ऊपर, जब विटनेस सिग्नेचर को अटेस्ट करेगा, तो वही झूठा स्टेटमेंट ट्रायल में एविडेंशियरी वैल्यू रखेगा। तो यहां पे पहले ही प्रोहिबिशन लगा दी है, विटनेस को बचाने के लिए, पुलिस के टॉर्चर से बचाने के लिए बोल दिया है कि स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। और आगे एक और बात बोल दी है कि दिस स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। अगर आप 162 सब क्लॉज 1 में देखेंगे तो वहां जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड है एनी पर्पस। अब अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो एनी पर्पस, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन करेंगे तो एनी पर्पस कैन हेयर ओनली मीन एनी एविडेंशियरी पर्पस, क्योंकि स्टेटमेंट का एविडेंशियरी पर्पस ही होता है और स्टेटमेंट किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोहिबिशन जो है नॉट टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, ये प्रोहिबिशन का स्कोप क्या है। तो पहली बात तो ध्यान रखिए कि एनी पर्पस ओनली मींस एविडेंशियरी पर्पस। एविडेंशियरी पर्पसेस कहां से आते हैं? इंडियन एविडेंस एक्ट से आते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में व्हाट आर द डिफरेंट एविडेंशियरी पर्पसेस फॉर व्हिच अ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड? स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ corroboration under section 157 of the evidence act. A statement can also be used for the purpose of impeaching the credit of the witness under section 155 of the evidence act. स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्शन में भी यूज किया जा सकता है। स्टेटमेंट डिस्कवरी के लिए भी यूज किया जा सकता है। डिस्कवरी मतलब कि भाई एक्यूज ने बोला कि मर्डर वेपन वहां पर रखा हुआ है, पुलिस गई उसी जगह से जहां एक्यूज ने बोला वहां से मर्डर वेपन को डिस्कवर कर लिया, तो स्टेटमेंट डिस्कवरी के लिए भी काम में आ सकता है। और अगर विटनेस जो है वो स्टेटमेंट उसने दिया जिसमें उसने अपने मृत्यु से संबंधित कारणों को बताया है और स्टेटमेंट देने के बाद अगर वो मर गया तो यही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन में भी एडमिसिबल हो जाएगा। अब सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन क्या कह रहा है? दैट स्टेटमेंट शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस। मतलब ना तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कोलैबोरेशन के लिए होगा, ना इंपीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस के लिए होगा, ना कॉन्ट्रडिक्शन के लिए होगा, ना डिस्कवरी के लिए होगा, ना डाइंग डिक्लेरेशन के लिए होगा, है ना। पर ऐसा नहीं है। प्रोहिबिशन है फॉर द यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस, बट प्रोहिबिशन के ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर आप प्रोवाइजो पढ़ेंगे सेक्शन 162 सब क्लॉज 1 के बाद जो प्रोवाइजो आता है, उस प्रोवाइजो में देखेंगे कि कुछ एविडेंशियरी पर्पसेस ऐसे हैं जिसमें स्टेटमेंट का यूज हो सकता है। कुछ एविडेंशियरी पर्पसेस को अलाउ किया है। सब क्लॉज 1 पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसी भी एविडेंशियरी पर्पसेस के लिए स्टेटमेंट का यूज नहीं हो सकता, बट प्रोवाइजो में आप देखेंगे कुछ एविडेंशियरी पर्पसेस को अलाउ किया है। आइए देखते हैं कि वो कौन से एविडेंशियरी पर्पसेस हैं जिसके लिए स्टेटमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। ये 3 एविडेंशियरी पर्पसेस हैं, यहां पर मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। इन एविडेंशियरी पर्पसेस के लिए स्टेटमेंट को यूज किया जा सकता है ना। पहला पर्पस हम देखते हैं कि अगर स्टेटमेंट ड्यूली प्रूव हो रहा है इंक्वायरी और ट्रायल में, तो
और अगर कोई विटनेस प्रोसिक्यूशन का विटनेस बनकर आया है तो उस स्टेटमेंट का इस्तेमाल डिफेंस कर सकता है प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। तो पहले में ये समझ लेते हैं इफ ड्यूली प्रूव्ड का मतलब क्या है। इफ ड्यूली प्रूव्ड का मतलब यहां पर ये है कि इतना इस्टेब्लिश होना चाहिए कोर्ट में विटनेस एग्जामिनेशन से पहले कि क्या यही वो विटनेस है जिसने 161 में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा कोर्ट में या तो उसको बुलाया जाएगा या वो कोर्ट में मौजूद रहेगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विटनेस दिखाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा आईओ से कि क्या यही वो विटनेस है जिसका एग्जामिनेशन आपने रिकॉर्ड किया था। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोलेगा हाँ इसी का एग्जामिनेशन रिकॉर्ड हुआ था। तो ये बात साबित हो गई कि एसएचओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस व्यक्ति का स्टेटमेंट लिया था। अब ये व्यक्ति टेस्टिमनी देने आ रहा है, अपना बयान देने आ रहा है कोर्ट में। कैसे? प्रोसिक्यूशन विटनेस बनके, इसको प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है। तो अब जब ये विटनेस प्रोसिक्यूशन विटनेस बनके कोर्ट में स्टेटमेंट देने आएगा तो डिफेंस इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता है प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। होगा क्या, देखिए मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि विटनेस आया, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस बन के आया, प्रोसिक्यूशन उससे पूछेगा कि कोर्ट को बताओ कि आपने कत्ल की रात क्या देखा था। वो अपनी पूरी कहानी सुनाएगा। जब वो अपनी पूरी राम कथा सुना रहा होगा तो जो डिफेंस काउंसिल है, जो एक्यूज का एडवोकेट है, वो बैठ के ये व्यक्ति अभी कोर्ट में एक स्टेटमेंट दे रहा है, इसने ऑलरेडी यही स्टेटमेंट कायदे से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दे रखा है। तो इसके स्टेटमेंट, पुराने स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया है और अभी ये जो कोर्ट में बात कह रहा है, इस बात में क्या वो कुछ इंप्रोवाइजेशन कर रहा है, क्या कुछ इनकंसिस्टेंसी है स्टेटमेंट में, क्या वो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इन सारी बातों को डिफेंस काउंसिल जो है, एक्यूज का एडवोकेट जो है, वो नोट करता रहेगा। तो उसके बाद फिर डिफेंस काउंसिल इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए। वो प्रोसिक्यूशन विटनेस को बोलेगा, उस स्टेटमेंट में मार्क करके रखेगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस को बोलेगा कि पहले तो आपने पुलिस को ये बोला था, अब आप कोर्ट में ये बोल रहे हो। पहले आपने बोला था कि आपने देखा कि ए ने बी को मारा, अब आप कह रहे हो कि मैं शक्ल ढंग से नहीं देख पाया था क्योंकि लाइट कम थी। आप ये कह रहे थे कि मारने वाले 2 थे, अब आप कह रहे हो मारने वाले 5 थे। या फिर ये भी हो सकता है कि ये विटनेस पूरी तरीके से मुकर जाए, ये कह दे कि साहब मैंने तो ये स्टेटमेंट कभी दिया ही नहीं आज से पहले, मैं तो इस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जानता ही नहीं हूं। तो मतलब ये है कि अब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है खुद को, या तो इम्प्रोवाइज कर रहा है, इम्प्रोवाइज करेगा तो भी कॉन्ट्राडिक्ट, प्रोसिक्यूशन विटनेस डिफेंस काउंसिल उसको पकड़ लेगा और कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, या फिर वो खुद ही अपने आप को पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, कह दे कि मैंने कभी स्टेटमेंट दिया ही नहीं। अगर डिफेंस जो है वो प्रोसिक्यूशन विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है तो अब प्रोसिक्यूशन बट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट अपने ही विटनेस को हॉस्टाइल करार देगा, कोर्ट से परमिशन लेगा कि सर इस विटनेस को हॉस्टाइल किया जाए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है और अब मैं इसको क्रॉस एग्जामिन करूंगा। तो प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेगा, उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाने के बाद कोर्ट को यह बताने के लिए कि इस विटनेस की बात पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता, ये अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि जैसे जो स्टेटमेंट है, मान लो स्टेटमेंट में कई बातें कही हैं, या तो पूरे स्टेटमेंट पे विटनेस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-3-4 बातें तो ठीक है, कुछ बातों पे वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। अब जिन बातों पे विटनेस कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है उनको एनसर्कल कर लिया जाता है, उनको मार्क कर लिया जाता है। तो इन्हीं बातों पे जहां पर वो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कोर्ट से हॉस्टाइल करार देने के बाद, क्रॉस एग्जामिन करके। और इस स्टेटमेंट का एक और इस्तेमाल किया जा सकता है कि री एग्जामिनेशन प्रोसिक्यूशन एक बार फिर कर सकता है अपने विटनेस का। री एग्जामिनेशन कौन करता है? री एग्जामिनेशन वही करता है जिसने विटनेस को बुलाया हो। जैसे एग्जामिनेशन चीफ, अगर प्रोसिक्यूशन अपना विटनेस बुला रहा है तो एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा प्रोसिक्यूशन, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन करेगा डिफेंस काउंसिल। और कॉन्ट्रडिक्शन में अगर कुछ बातें क्लैरिटी से नहीं बाहर आ रही हैं, किन्हीं बातों पे अगर संदेह बच जा रहा है, तो उस केस में स्टेटमेंट का इस्तेमाल री एग्जामिनेशन जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है वो कर सकती है, ये समझाने के लिए कि भैया देखो इन बातों पे तुम कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हो, कुछ और कहना चाहते हो। तो अगर कोई क्लैरिटी बची होगी या क्लैरिटी कुछ और आनी होगी तो वो री एग्जामिनेशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई। अब ये कहता है कि ये जो पूरा कॉन्ट्रडिक्शन जो होना है वो होना है इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
अब देखिए सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कॉन्ट्रडिक्शन के बारे में क्या कहता है। यहां पर दो तरीके बताए गए हैं कॉन्ट्रडिक्शन के। एक तो तरीका यह है जो सेक्शन 145 के पहले पार्ट में बताया जा रहा है, यहां से यहां तक। इसका हमारा इस्तेमाल नहीं है अभी 162 के कॉन्टेक्स्ट में। 162 में जो कॉन्ट्रडिक्शन बोला गया है वो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, जो इटैलिक्स में जो पार्ट लिखा हुआ है, ये सेकंड पार्ट है जो सेक्शन 145 का। इस तरीके से हमको कॉन्ट्रडिक्ट करना है। अब देखिए ये क्या कहता है, पहला पार्ट ये कह रहा है कि किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करके कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है उसके स्टेटमेंट पर जो कि लिखित में रिकॉर्ड किया है, बिना उस स्टेटमेंट को विटनेस को दिखाए। और ये दूसरा पार्ट इसका ये कहता है, बट इफ इट इज इंटेंडेड टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम मींस विटनेस बाय राइटिंग, अगर आप विटनेस को राइटिंग पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं तो हिज अटेंशन मस्ट बिफोर राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बी कॉल्ड टू दोज पार्ट्स which are used for the purpose of contradicting him। मतलब कि ये कि अगर आप विटनेस को राइटिंग पे, लिखी हुई बात पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने से पहले उसका ध्यान राइटिंग के उन हिस्सों पे लेकर आएंगे जिन पे आप उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि विटनेस ने अगर यहां पर कई बातें कही हैं, पॉइंट नंबर, ये जो पॉइंट है इन दोनों पे आप विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो आपका ध्यान आपको विटनेस का ध्यान इन दो हिस्सों पे जिन पे विटनेस कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है उस पे लेकर आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि भाई देखो इन दो बातों पे या इन चार बातों पे, पांच बातों पे तुम कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हो। सो यू विल हैव टू ड्रॉ हिज अटेंशन बिफोर द राइटिंग कैन बी प्रूव्ड टू दोज पार्ट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्टिंग हिम। तो सेक्शन 162 में जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात हो रही है वो ये कॉन्ट्रडिक्शन है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ सेक्शन 145 में है। इसका फर्स्ट पार्ट वाले कॉन्ट्रडिक्शन से कोई लेना देनी है। फर्स्ट पार्ट कहता है कि बिना राइटिंग दिखाए आप कॉन्ट्रडिक्ट करें, सेकंड पार्ट कहता है राइटिंग दिखा के आप कॉन्ट्रडिक्ट करें। आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाना है, जिन हिस्सों पे वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है खाली उन हिस्सों को मार्क कर लें और इन हिस्सों को दिखाएं और उसको बोलें कि देखो भाई इन चार बातों पर तुम कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हो। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन 162 में बोला है वो ये वाला कॉन्ट्रडिक्शन है, ना कि ये फर्स्ट पार्ट वाला कॉन्ट्रडिक्शन है। अब इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगली बात पे चलते हैं सेक्शन की। सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन है और एक्सप्लेनेशन इस बात का आंसर देता है, कैन ओमिशन टू स्टेट अ मटेरियल फैक्ट अमाउंट टू कॉन्ट्रडिक्शन। एक कोई फैक्ट था जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट था, केस को ध्यान में रखते हुए, केस के सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, और इस विटनेस ने जो अभी कटघरे में खड़ा हुआ है, इसने जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अपना स्टेटमेंट दिया था तो यह फैक्ट उसने नहीं बताया और अब कोर्ट के सामने एक नया फैक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो कोर्ट पूछेगा ना कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुमने पहले क्यों नहीं बताई? तो क्योंकि उसने इस इंपॉर्टेंट बात को ओमिट कर दिया था, नहीं बताया था पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देते हुए। अगर ये बात महत्वपूर्ण है कोर्ट के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, तो उसका उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को नहीं बताना ही उसका कॉन्ट्रडिक्शन माना जाएगा। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने मार दिया, ऐसा उसका कहना है, या एक बेटी है वो अपने ससुराल में, एक बहू है वो अपने ससुराल में मृत पाई गई। जब इस मृतका का फादर पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देता है तो उस स्टेटमेंट में वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि मेरी बेटी से दहेज की मांग की जा रही थी, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला। बट जब कोर्ट के सामने ये आता है तो कहता है कि नहीं साहब, मेरी बेटी से दहेज की मांग की जाती थी। तो कोर्ट पूछेगा ना कि ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, तुमने पहले पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट देते हुए क्यों नहीं बताई थी, अब ये तुम बात कोर्ट को क्यों बता रहे हो? तो अगर इस बात का वो कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है तो उसके ओमिशन को, इस बात को ना बताने का जो उसने ओमिशन किया है, उस ओमिशन को ही ऐसा मान लिया जाएगा ये व्यक्ति भरोसे के योग्य नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो गया है। या फिर जैसे मान लीजिए कि आपने देखा था कि हत्या, आपने पुलिस को बताया कि हत्या दो लोगों ने की है, अब कोर्ट में आके आप कह रहे हो कि मारने वाले 5 थे। अब ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ना, आप 2 से सीधे 5 पे आ गए तो कोर्ट पूछेगा ना कि जब 5 थे तो ये 3 लोग पहले तुमने क्यों नहीं बताए थे कि टोटल कुल मिला के 5 थे, पहले तो कह दिया 2 लोग थे, आप कह रहे हो 5 लोग हैं। अगर इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन अगर विटनेस कोर्ट को नहीं देता है तो उसको कॉन्ट्रडिक्ट ही माना जाएगा। ऐसा माना जा सकता है कि इस पर बहुत ज्यादा भरोसा अब नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें सेक्शन 162 की आपको समझा दी हैं। यहां पर सेक्शन 162 मैंने हालांकि डिस्प्ले कर रखा था, आप इस सेक्शन 162 को एक बार
अपने बेयर एक्ट से मैंने जो एक्सप्लेनेशन बताया है उसके लाइट में ढंग से पढ़ेंगे तो सेक्शन 162 आपको पूरा थ्रेड बेयर क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस की। यहां पे सबसे पहले एक केस लॉ है शिव शरणागत एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। इस केस में बोला गया था कि सेक्शन 162 एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेजिस्लेटिव सेफगार्ड है। किसको बचाने के लिए? पुलिस ब्रूटैलिटी से, पुलिस के टॉर्चरस एक्शन से विटनेसेस को बचाने के लिए। मैंने बताया ना जैसे कि स्टेटमेंट साइन नहीं करा सकती पुलिस, वरना मार मार के जबरदस्ती साइन करा लेगी। 162 बोलता है सिग्नेचर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेफगार्ड है और अगर इसका नॉन कंप्लायंस होता है 162 का तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता अगर पुलिस कंप्लाई नहीं करती 162 के प्रोहिबिशन को। उसके बाद है सेक्शन, ये दूसरा केस है तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये बात मैं आपको बता दूं कि तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है स्टेटमेंट्स के ऊपर, कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर और ओमिशंस के ऊपर। तो जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी ये सेक्शन एक तरीके से बाइबल की तरह है। यहां पर कोर्ट ने ये बोला था, हालांकि बहुत सारी बातें कही थी, एक रेलेवेंट पैराग्राफ, एक रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट में यहां पर लेकर आया हूं कि सेक्शन 162 इनैक्ट्स एन एब्सोल्यूट बार अगेंस्ट द स्टेटमेंट बीइंग यूज्ड फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर। मतलब सेक्शन 162 जो है वो एक एब्सोल्यूट बार जो है कि एब्सोल्यूट एम्बार्गो लगाता है किसी भी स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू पर जो पुलिस ऑफिसर को दिया गया था इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। और जो मैंने आपको बताया था ना सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जो लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन 145 है वो यूज होता है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए। वही बात कोर्ट ने यहां पर कही थी कि इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 145 ऑफ द एविडेंस एक्ट यू विल हैव टू कॉन्ट्रडिक्ट हिम एंड यू विल हैव टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड टू दोज पार्ट्स व्हिच आर टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो एक्यूज का ध्यान, आप उसको राइटिंग दिखाएंगे, उसका ध्यान उन हिस्सों पे लेकर आएंगे स्टेटमेंट के जिन स्टेटमेंट्स पे वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। मतलब लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन 145। फॉर्मर पार्ट सेक्शन 145 का कहता है कि बिना राइटिंग को दिखाए भी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो। लेटर पार्ट कहता है राइटिंग दिखा के कॉन्ट्रडिक्ट करो। तो 162 में जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो लेटर पार्ट वाला कॉन्ट्रडिक्शन है। अगला केस लॉ है रामकिशन मिथन लाल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। तो यहां पर बोला है कि जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है और आइडेंटिफाई करने वालों ने, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई यही चोर था जो मेरे घर में घुसा था, अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने पुलिस ऑफिसर को दिया है तो भी ये स्टेटमेंट हिट होगा सेक्शन 162 के प्रोहिबिशन से। अगली बात ये है कि अगर पंच जो होते हैं, जब पंचनामा जब रिकॉर्ड होता है तो जो विटनेसेस साइन करते हैं पंचनामा को सारे पंच कहलाते हैं। तो ये केस है मियां भाई पीर भाई वर्सेस स्टेट का। तो बोला है कि अगर पंच ने कोई बात देखी और उसने अगर ये बात पुलिस ऑफिसर को बताई और पुलिस ऑफिसर ने उसको लिख लिया और पंच ने पंचनामा पे सिग्नेचर कर दिए तो ऐसे पंचनामा पर भी सेक्शन 162 का प्रोहिबिशन अप्लाई होगा और एविडेंशियरी वैल्यू केवल उस पंचनामा स्टेटमेंट की उतनी ही होगी जितनी अभी हमने डिस्कस की है, जितनी 162 अलाउ करेगा। और ये लास्ट केस है बी सुब्बाराव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का, कि ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात कही थी कि अगर एफआईआर पहले रिसीव हुई है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है तो एफआईआर will not be a statement to police officer during the course of investigation। बट अगर क्राइम सीन पर पुलिस ऑफिसर पहले पहुंच गया, जैसे वायरलेस पर उसको जानकारी मिली, वो सीधे भागा क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर उसको कोई विटनेस मिला और उसने उस विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे एफआईआर रिकॉर्ड की तो एफआईआर विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इट विल बी हिट बाय द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 162। ठीक है, तो यही बात जो है बी सुब्बाराव वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में कही गई थी। तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट एक यही है कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है सेक्शन 162 का, इसको जब आप सुने तो बेयर एक्ट साथ में खोल के रखें और एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बेयर एक्ट से एक्सप्लेनेशन को मैच करें, पूरा सेक्शन आपको थ्रेड बेयर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।